વેલકમ ટુ ધી શો મોડર્ન પેરેન્ટિંગ વિથ મંજુલા પૂજા શો. તો આજે આપણે મોડર્ન પેરેન્ટિંગને વધુ સમજીશું. મોડર્ન પેરેન્ટિંગમાં આજે આપણે વુકા વર્લ્ડને સમજવા જઈ રહ્યા છે. મોડર્ન પેરેન્ટિંગ એટલે આજના મોડર્ન સમયની પ્રમાણે જે પેરેન્ટિંગને એક્સેપ્ટ કરવાની જરૂર છે. પણ વુકા વર્લ્ડ ઇઝ વોટ કે જે એનાથી પણ આગળ અનસર્ટનિટી, શું થવાનું છે, શું થઈ શકે છે, જે આપણને નથી ખબર, એ પ્રમાણે આપણે કઈ રીતે તૈયાર રહેવાની જરૂરિયાત છે. હવે મોડર્ન પેરેન્ટિંગને આજના લોકોએ જેટલું પણ એક્સેપ્ટ કર્યું છે, જે ખૂબ જ જરૂરી છે, જેમ કે પહેલાના ઘણા ટ્રેડિશનલી એવા સ્ટ્રિક્ટ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ, એના બદલે હવે બાળકોને રિસ્પેક્ટફુલી અને એની સાથે એમની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ મેચ કરીને વાત કરવી જે ખૂબ જ જરૂરી બની ગઈ છે. તો આજે તો આપણે આટલું સમજ્યા છે, પણ એનાથી આગળ શું છે, એનાથી આગળના સમયને અત્યારથી સમજીને કેવી રીતે આપણે તૈયારી રાખી શકીએ છીએ, આજે આપણે એને સમજવાનો પ્રયાસ કરીશું. જેની માટે એ સમજાવવા માટે આપની સાથે આજે ફરી એક વખત જોડાઈ ગયા છે डॉक्टर मंजुला पूजा शॉ. मंजुला जी, वेलकम टू द शो. थैंक यू. तो सबसे पहले मैम के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम आज वूका वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो मंजुला जी ने इस पर यानी कि वूका पर एनईपी 2020 की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण पर वूका डेक करिकुलम तैयार किया है, जो आज के समय पर बहुत ही जरूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है. इस करिकुलम के बारे में भी जानेंगे और इस वर्ल्ड के बारे में भी जानेंगे. तो मैम, सबसे पहले ये वूका वर्ल्ड क्या है, उसकी डेफिनेशन अगर हम लोगों को समझा सकें, और ये करिकुलम आपने क्यों तैयार किया, कैसे तैयार किया? ये जो वर्ड है वूका, ये 4 वर्ड्स को एक एब्रिवेटेड फॉर्म में पूरी दुनिया यूज कर रही है. V फॉर वोलेटाइल, U फॉर अनसर्टेन, C फॉर कॉम्प्लेक्स और A फॉर एम्बिगुअस. मैं इसका एक उदाहरण देती हूँ. हमें कब पता था, हम हमेशा सोचते थे कि एशिया का जो ज्योग्राफी है, चाइना और इंडिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ये मानते थे. टुडे द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज फेसबुक. सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट शायद बन भी जाए इन कमिंग ईयर्स. हमें कब पता था कि ये होने वाला है, राइट? ये तो सिर्फ एक स्मॉल एग्जांपल है, बट जिस तरह से टेक्नोलॉजी हर 3 महीने में बदलती है, वो इतना अनसर्टेन है फ्यूचर. हम उस दुनिया के लिए क्या प्रिपरेशन करें? हम बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाते हैं, वो कॉलेज जाते हैं और इस होप में हम लोग पढ़ाते हैं कि वो एम्प्लॉयबल हो, वर्कफोर्स ज्वाइन करें, प्रोडक्टिव हैं. पर आप अगर यही नहीं जानते कि फ्यूचर जॉब्स क्या हैं, तो आप क्या पढ़ाएंगे? वर्ल्ड इतना अनसर्टेन हो गया कि हमें सिर्फ स्किल्स पढ़ाने की जरूरत है. कि अगर अनसर्टेनिटी आपको दिखी तो आप किस तरह से अपने आप को पेश करोगे. इसलिए ये जरूरी हो गया कि हम टीच करें वूका स्किल्स. ये जो नई दुनिया है, अनजान दुनिया है, अनप्रिडिक्टेबल दुनिया है, उसके लिए स्किल्स ही पढ़ाया जा सकता है, ना कि सब्जेक्ट, टॉपिक. जानते ही नहीं है क्या पढ़ाएंगे. दैट्स वाई ये करिकुलम बहुत जरूरी हो गया, और जितने जल्दी आप बच्चों को सिखाएंगे वो उतना जल्दी तैयार होंगे. तो इस करिकुलम में आपने किस पॉइंट्स पर ज्यादा भार दिया है? जी, सो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं. हम आपको बताते हैं कि हम उन पॉइंट्स पे भार दिया है जो कि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के तहत क्या नुकसान हो रहा है बच्चों का. मैं पहले एग्जांपल लूंगी एंगर, अग्रेशन. आजकल की जो यूथ है, आप देख रहे हैं कि नेपाल में क्या हुआ. जेनजी, राइट? कितना एंगर है, कितना फ्रस्ट्रेशन है, कितना अग्रेशन है. अभी उसको हैंडल करना जरूरी है. और आप अगर सिखाएंगे इमोशन कैसे हैंडल करते हैं, तो वो हार्म ना बाहर निकलेगा ना खुद अंदर निकलेगा. आजकल बच्चे 2 चीज करते हैं, या तो बाहर हार्म करते हैं या तो खुद को हार्म करते हैं. Exactly. पर हार्म तो करते ही हैं. वो सोल्यूशन नहीं है. हम अगर उनको इमोशंस किस तरह से रेगुलेट करेंगे, इमोशंस किस तरह से काबू में रखेंगे, वो सिखाए ना, वो एक बहुत बड़ी स्किल है. सो एंगर कैसे हैंडल करना होता है, एग्रेशन कैसे हैंडल करना होता है, ना कि स्कूल्स. ये तो स्कूल के करिकुलम के लिए हमने रेकमेंड किया है, पर हम पेरेंट्स को भी ये सिखाते हैं. क्योंकि
अगर घर में आपके पेरेंट्स चीजें फेंकते हैं, किसी को मारते हैं, तो बच्चे वही सीखते हैं। एग्जैक्टली। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि जो बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। अभी पेरेंट्स को इस वर्ड के लिए क्या समझना जरूरी है, क्या इम्पोर्टेंट है? जी, पहले तो हम इसके जरिए बहुत सारे ऐसे बिहेवियर ट्रेट्स, जैसे कि दो बच्चे हैं घर में, हम्म आपस में लड़ते रहते हैं। हम्म अगर 2-3 लड़के हैं वो तो हो गया, हम्म एकदम महाभारत घर में हर रोज होती है। उसको पेरेंट कैसे हैंडल करते हैं? आजकल पता है क्या होता है, या तो बच्चे, जो बड़ा बच्चा है उसको बोलते हैं कि तू बड़ा है ना, हम्म छोटे को ना कर। अरे हम्म बड़ा भी तो बच्चा ही है। हम्म आप इतना अडल्ट कितने जल्दी बना देते हो? तो आप कैसे बैलेंस करोगे दोनों के बीच में? जो सिबलिंग राइवलरी हम बोलते हैं, जो आपस में एक जेलसी होती है, वहां से जेलसी शुरू हो जाती है। सो बच्चों के बीच में जेलसी कैसे हैंडल करोगे? सोसाइटी के रूल्स कैसे फॉलो किए जाते हैं? आजकल के बच्चे सोचते हैं इट इज वेरी कूल कि हम रूल्स ना फॉलो करें। बिल्कुल गलत बात है। सोसाइटी ने रूल्स बनाए हैं फॉलो करने के लिए, और फॉलो करेंगे तो एक सोसाइटी का मर्यादा बढ़ता है। पर बच्चे डोंट लिसन टू रूल्स, वो कैसे हो सकता है? तीसरा जो मैं आपको बोलूंगी, जेलसी, बॉडी इमेज शेमिंग। आजकल सोशल मीडिया की वजह से यंग बच्चों का, पता है, बॉडी इमेज शेमिंग बहुत बड़ा है। यस, बहुत बड़ा है। जैसे पिछले एपिसोड में बात करे थे, यंग एज से वो लोग सोशल मीडिया पे चले जाते हैं और उनको नेगेटिव कमेंट्स, गंदे कमेंट्स ऐसे सब मिलते हैं। अब बच्चे आर नॉट प्रिपेयर्ड। उनको सिखाना जरूरी है कि ऐसे इमोशंस को कैसे प्रोसेस किया जा सकता। सो पेरेंट्स के लिए इमोशन प्रोसेसिंग बहुत जरूरी है। और थोड़ा डिटेल में ये बात भी करना चाहूंगी, स्लीप कितना जरूरी है और खेलना कितना जरूरी है। ये तीनों चीजें आज, और इन सबका एक बैलेंसिंग। हाँ, एंड पढ़ाई। देखिए पढ़ाई तो है ही, सो पढ़ाई, स्लीप, प्ले एंड इमोशन रेगुलेशन, आप कैसे बैलेंस कर पाओगे? जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इसमें थोड़ा सा ज्यादा डेल्व करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल। तो मैम आज के टाइम पे कोई भी सिचुएशन को टैकल करने के जो तरीके होते हैं ना, वो बहुत कमजोर देखने मिल रहे हैं बच्चों में, ऐसा क्यों? मैं आपको 2-3, हम जिस महीने में बैठे हैं, अगस्त महीने की बात करती हूँ, 2-3 जो इवेंट्स हुए हैं, शॉकिंग इवेंट्स मैं बताती हूँ। स्कूल्स में शूट आउट्स होते हैं, बच्चे एक दूसरे को मारते हैं। आपने इंडिया में फेटल इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे बड़े बच्चे दूसरे छोटे बच्चों को किल करते हैं। ये जो वायलेंस है। एक और एग्जांपल देती हूँ, एक लड़की को रैगिंग चल रहा था, पुश कर दिया, उसकी स्पाइन ही टूट गई। अहमदाबाद का किस्सा आपको पता होगा मैम, 8th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को उसने मार दिया। बहुत बड़ा ये मतलब मुद्दा बना, लेकिन बेस में मुद्दा है कि एक छोटे बच्चे ने, मतलब स्टूडेंट ने स्टूडेंट को मार दिया। देखिए उसका रूट कारण क्या है? बच्चों में ये पहले से ही सीखने मिलता है थ्रू गेमिंग दैट वायलेंस, किलिंग इज द सोल्यूशन। मैं आपको बताती हूँ, एक गेम है स्क्विड, जो कि छोटे बच्चे, एज 3 जूनियर केजी के बच्चे खेलते हैं। उसमें सिर्फ मारपीट होता है। एक दूसरा गेम है रोब्लॉक्स, जो पूरा दुनिया में आज तो सू कर रहे हैं, यू नो। हम ज्योग्राफी सिखाते हैं, ईवीएस सिखाते हैं, साइंस सिखाते हैं, एज स्पेसिफिक। वो लोग एज 3 से लेके 18 साल तक सिर्फ वायलेंस सीखते हैं गेमिंग के जरिए। क्योंकि मोस्टली गेम्स में यही होता है, या रेसिंग होती है, जीत हार, और या वायलेंस। आपने देखा ना वो जो एमएसयू वाला केस जो था, जहां पे एक एक्सीडेंट हुआ था और बच्चा जो एक्सीडेंट का निकल के गाड़ी से, वो ही स्क्रीमिंग आई वांट अनदर राउंड, आई वांट अनदर राउंड, आपने देखा था। ये वो गेम का इम्पैक्ट है। हाँ, गेमिंग में क्या है, आप जब किसी को मारते हो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, एक और राउंड मिलता है। देखिए बच्चे जो हैं वो डेवलपमेंटल स्टेज है, हम उसको फॉर्मेटिव स्टेजेस कहते हैं, वो पूरी तरह डेवलप नहीं हुए हैं। उनके जो ब्रेन है वो 22 इयर्स तक डेवलप होता है। अब अगर 3 इयर्स से लेके 18 साल तक सिर्फ वायलेंस देखते हैं, किलिंग देखते हैं, रोड रेज देखते हैं, तो क्या सीखेगा बच्चा? बच्चे को ये लगता है यही ही सही है,
और वो फॉर्मेटिव इयर्स में ये बिल्कुल बच्चे के अंदर घुस जाता है कि कुछ भी होगा तो मैं मार दूंगा, कुछ भी होगा तो झगड़ा करूंगा, कुछ भी होगा तो चाकू निकालूंगा। सो ये जो एंगर एंड वायलेंस है, और पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे। गेमिंग कहाँ होता है? स्कूल्स में तो होता नहीं है, गेमिंग घर पे होता है। मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। गेमिंग की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जाते, 18-18 घंटे पूरी रात गेम करते हैं। और ये जो ग्रुप गेम का अब तो कंसेप्ट आ गया है, उसमें वो बच्चे और ज्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। और आप देखते ही होंगे बाहर बैठ के भी ग्रुप बना के बच्चे गेम्स खेलते रहते हैं जब वो ऑल ग्रुप टाइम। में खेलते हैं, वो एक तो किस जानते भी नहीं है किसके साथ खेलते हैं, क्योंकि सारे फेक आईडीज हैं। आप किसी के भी साथ भी खेल सकते हो, क्रिमिनल के साथ भी खेलते होंगे। 50 साल के आदमी के साथ खेल रहा है एक 10 साल का बच्चा, विदाउट नोइंग। और पेरेंट्स है ना, आजकल का एक फॉल्स सिक्योरिटी है कि बच्चा अगर घर में है तो सेफ है, अगर बच्चा स्क्रीन के साथ है तो तो safe नहीं मोस्ट है। अनसेफ है, मोस्ट अनसेफ। जो चीजें आप अंदाजा नहीं लगा सकते वो स्क्रीन पे होते हैं। सो पेरेंट्स को जब गेम देखते हैं कि बच्चे गेमिंग करते हैं, एक तो बिफोर इट इज टू लेट गेमिंग पे कंट्रोल डालें। बच्चे क्या गेम्स खेलते हैं वो देखें आप। ये जो सोसाइटी में आपकी जो एग्जाम्पल्स आपने लिया ना, किलिंग वगैरह का, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये तो शुरुआत है इंडिया में। ये तो और बढ़ेगा अगर हम नहीं कंट्रोल करेंगे। वूका की अनसर्टेनिटी में हम ये सोच सकते हैं एक। बिल्कुल। और अगर पेरेंट्स ये नहीं समझें तो हम अनजाने में, पेरेंट्स कितने प्राइड से पता है बच्चों को एक आईफोन 16 प्रो देते हैं। खुद के पास कभी कभी उनके पास एंड्रॉइड होता है, वो बच्चों को दे देते हैं बड़े खुशी से। दे डोंट नो क्या मतलब पूरी दुनिया का हार्म हाथ में पकड़ा लेते हैं बच्चों को विदाउट नोइंग। कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को हार्म नहीं करना चाहता। आपके वायलेंस क्या पेरेंट्स सिखाते हैं, स्कूल सिखाते हैं, फिर बच्चे कहाँ से सीखते हैं? रीजन की पेरेंटिंग स्किल का लैकिंग होना, अवेयरनेस होना। रीजन ये है कि पेरेंट्स, एक वर्ड है, आजकल के बच्चे हैं ना डिजिटल नेटिव हैं। वो इस दुनिया में पैदा हुए हैं, डिजिटल वर्ल्ड में पैदा हुए हैं। जो पेरेंट्स हैं वो माइग्रेंट्स हैं, वो इस दुनिया को सीखते हैं। और उस वजह से जो डिवाइड है ना, बच्चा ये भी जानता है कि पेरेंट तो समझते नहीं है, बड़े ही नहीं समझते, बट इस वजह से बच्चे बहुत लोनली भी हो जाते हैं। बच्चों के पास वो भी तो झेल नहीं सकते ना इस किस्म के इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, एंगर, अग्रेशन, वो भी झेल नहीं सकते। हम सिखाते नहीं है इमोशंस कैसे हैंडल करना पड़ता है। तभी ये दैट इज वेयर दिस वूका कम्स इन। अगर आप स्किल्स, इमोशंस को कैसे हैंडल किया जाता है, साइबर बुलिंग पे आ जाए, इंडिया इज द साइबर बुलिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जब स्कूल में रैगिंग होता था ना, तो कम से कम 8 घंटा सुपरविजन के अंदर रैगिंग होता था। सीसीटीवीज हैं, टीचर्स हैं, अडल्ट्स हैं, आप कंट्रोल कर सकते हो। जब साइबर बुलिंग होती है ना, 24/7 होता है, हमेशा कोई ना कोई। आप इतने सारे नेगेटिव इमोशंस बच्चा हैंडल करे तो कैसे करे? लगता है कि ये एक रीजन है जो क्लासेस में अभी वायलेंस बढ़ गया है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है स्क्रीन, गेम, इन सारी चीजों की वजह से हम मान सकते हैं कि क्लासेस में आज छोटी सी बात पे कोई भी बच्चा अटैक कर देता है। अटैक तो बहुत छोटा शायद मैं बोल रही हूँ वर्ड, यहाँ पर तो अब ऐसा हमला कर रहे हैं कि एक दूसरे को खत्म कर दे रहे हैं। ऐसे बिल्कुल। केसेस सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। 2 चीजें हैं, एक तो गेमिंग के जरिए ये देख रहे हैं कि शायद ये सोल्यूशन है। जो दूसरा अदर साइड है, वो पेरेंट्स समझाते नहीं हैं। वो दूसरा जो ये है, पेरेंट्स ये नहीं सिखाते कि बेटा अगर गुस्सा आ रहा है ना, चल हम दोनों थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करते हैं। अगर तुझे किसी को पहले तो पेरेंट को खुद को पता होना चाहिए, वो खुद क्या ही डीप ब्रीथिंग करते हैं, उनको गुस्सा आता है तो। पेरेंट रोल मॉडलिंग करें, टाइम निकालें। मैं जहां जहां जाती हूँ ये कहती हूँ कि आप इतना पैसा किसके लिए कमा रहे हैं? अपनी फैमिली के लिए ना। आज की दुनिया में बच्चों के पास आप बैठ के अगर हर रोज
30 मिनट्स, बहुत ज्यादा हम्म, नहीं निकाल सकते, तो ये पैसा कमाने की जरूरत ही क्या है? जब आपकी घर ही नहीं रहेगी, आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, आपके बच्चे गलत रास्ते चले जाएंगे, ड्रग्स है, अल्कोहल है, वायलेंस है, सेक्स है, पोर्नोग्राफी, अरे लिस्ट इज एंडलेस। हम क्यों काम कर रहे हैं? हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? अगर बच्चे संभालने के लिए सही तरीके सीख के, उनके साथ बैठ के, उनकी वर्ड समझने के लिए 30 मिनट्स अ डे नहीं है, तो फिर किस काम का ये सब? एग्जैक्टली। तो घर का जो माहौल होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के एक सही ग्रोथ के लिए, उसकी एक सही मेंटालिटी के लिए। पेरेंट्स एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं वो भी कितना एक इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के लिए। क्योंकि हम स्कूल्स चलाते हैं, मैं पहले वहां से शुरू करूंगी। एक मिथ है, पेरेंट्स ऐसे बिलीव करते हैं कि आप अगर एक अच्छे स्कूल में दाखिल कर देते हो बच्चों को, आपका काम खत्म हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर। आपने एक बहुत अच्छी लाइन पहले एपिसोड में यूज किया था, जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उस दिन पेरेंट का भी जन्म होता है। और ये एक लाइफ टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो आपकी चॉइस है, बच्चा आप पैदा ना करें ना, आप ही की चॉइस है। पर आप अगर बच्चा पैदा करते हो तो बी रेडी कि लाइफ टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको निभाना है। आपको किसने कहा था बच्चा पैदा करने के लिए? आपकी चॉइस थी, फिर निभाओ ना। Why I'm saying this is पेरेंट्स से बड़ा कोई इन्फ्लुएंसेस दुनिया में नहीं है बच्चे के लिए, ना टीचर ना स्कूल, ये सारे सेकेंडरी इन्फ्लुएंसेस हैं। मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। हर स्कूल ये कोशिश करता है कि साइंस, मैथ, इंग्लिश बढ़िया से पढ़ाएं। फिर तो सारे साइंटिस्ट और सारे डॉक्टर्स ही होते हैं ना। फिर बच्चे कैसे म्यूजिशियन बन जाते हैं, बच्चे कैसे अपने फादर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं। अगर एक डॉक्टर है, किसी पूरी फैमिली में डॉक्टर्स होते हैं। एक लॉयर है तो पूरी फैमिली में लॉयर हो जाते हैं। एक आर्टिस्ट है तो पूरी कैसे होता है? अगर क्रोमोसोम और डीएनए मैटर नहीं करता, टीचर तो साइंस ही पढ़ाते हैं, मैथ्स एंड साइंस पढ़ाते हैं। डीएनए से बड़ा कुछ नहीं, घर के एनवायरनमेंट से बड़ा कुछ नहीं, पेरेंट के इन्फ्लुएंस से बड़ा कुछ भी नहीं। ये जिस दिन पेरेंट समझ जाएंगे ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आंखों के सामने आ जाएगा। ये जो गलत फहमी में रह रहे हैं कि स्कूल पढ़ा रहे, स्कूल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, आपको एक अच्छा स्टूडेंट बना के दे रहे हैं, वो एक ह्यूमन बीइंग कब बना रहे हैं? एक अच्छा इंसान तो माँ बाप ही बना सकते हैं। उनका फर्ज है, एक सिटीजन बनाना उनका फर्ज है। टुडे बच्चे इंडियन सिटीजन्स नहीं कहलाते हैं, डिजिटल सिटीजन्स कहलाते हैं। और जब तक आप आपके रूट से, आपकी कल्चर से जुड़े हुए नहीं हो ना, आप हिलते हो। सी, ट्री को स्ट्रेंथ कौन देता है? उसके रूट्स। कोई भी स्टॉर्म आता है तो ट्री सिर्फ बेंड करके खड़ा हो सकता है, क्योंकि रूट्स, उसके जड़ जो है ना एकदम स्ट्रांग है। वो जड़ दो बच्चों को, वो का वही है, कुछ भी आए, कैसे भी स्टॉर्म आए, बेंड करेगा, बच्चा आ जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ स्ट्रांग है। वो काम कौन करेगा? स्कूल्स नहीं कर पाएंगे। बट ये जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की बात हर पेरेंट करता है, कि उसकी वजह से वो कभी कभी बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। कभी कभी वो ये भी मानते हैं कि उनकी कुछ मजबूरियां भी रहती हैं कि जिस वजह से वो टाइम नहीं दे पाते। ऐसी सिचुएशन को कैसे टैकल करना चाहिए? यह है ना, सारा प्रायोरिटी है। मैं भी वर्किंग पर्सन हूं, आप भी वर्किंग पर्सन है, हम सब प्रायोरिटीज करते हैं। पेरेंट का प्रायोरिटी के लिस्ट में अगर बच्चों के साथ बैठना, बात करना, स्क्रीन फ्री टाइम गुजारना नहीं है, तो लाइए प्रायोरिटी में। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर प्रायोरिटी टेबल सेट करें तो नहीं होगा। मैं एज अ प्रोफेशनल कह रही हूं। सो ये आपकी प्रायोरिटी से चली गई है, आपको प्रायोरिटी में लाना जरूरी है। डेली 30 मिनट्स निकालना जरूरी है, वीकेंड स्पेंड करना जरूरी है। क्या इसके लिए पैसे नहीं चाहिए,
टाइम इसके लिए चाहिए, time टाइम चाहिए। चाहिए और जो बच्चों को देना और जरूरी है। कमिटमेंट चाहिए। एग्जैक्टली मतलब फाइनेंशियली जो ग्रोथ पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं वो भी बच्चों के लिए होता है, लेकिन उसके लिए पहले ये प्रायोरिटी ज्यादा जरूरी है। अभी टाइम की बात हो तब सोशल मीडिया जिस टाइम पे बच्चे यूज करते हैं और एक एज के बाद जो देना पड़ता है, तो ये सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट जब बच्चे रहते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट उनके उनकी जो इमोशनल फीलिंग होती है उस पर कैसे होता है? देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल से देती हूँ। मेरे पास एक केस आया था जहाँ पे एक लड़की अपने बॉडी में 140 टाइम्स ब्लेड काटा था। ओह माय गॉड। ओके। जब भी वो प्रोसेस क्या नहीं 21 एज में थी? स्कूल, ओके। एंड वो यूनिफॉर्म के अंदर करती थी तो किसी को पता नहीं चलता था। अब ये देखिए, हम्म उसको नेगेटिव इमोशन प्रोसेस करना नहीं आता, हम्म वो सेल्फ हार्म करती है। एंड ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। अब अगर उनको किसी ने भी सिखाया होता कि किस तरह से आपको प्रोसेस करना होता है, सेकेंड एग्जांपल आपको देती हूँ। बच्चे आजकल सोते नहीं है। स्लीप इज द ओनली टाइम जहां पे हमारी बॉडी ग्रो करती है, हमारे ब्रेन ग्रो करता है, बोन्स ग्रो करते हैं, स्ट्रेंथ हो, ऑल ग्रोथ, ऑल मेंटेनेंस हैपेंस इन स्लीप। बच्चे सोते नहीं है। जब बच्चे सोते नहीं है तो वो ऑलरेडी एंग्शियस हैं, ओवर थिंकिंग हैं, तो कुछ भी उनको थोड़ा ट्रिगर मिल जाए तो ब्लो अप हो जाता है। थर्ड, कोई भी साइकोलॉजिस्ट के पास या काउंसलर के पास आप चले जाओ ना, डिप्रेशन, आपने कभी ये जो सुसाइड, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, बड़े नहीं बात करते, ये सारे बच्चों के बीच में ये सारे फैशनेबल वर्ड्स हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, एवरीथिंग। आप किसी भी काउंसलर के पास चला जाओ विद अ डिप्रेशन प्रॉब्लम, वो फर्स्ट सोल्यूशन ये देते हैं कि आप एक हॉबी करो, बाहर जाके खेलो। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्यों। जब बच्चे बाहर जाते हैं ना खेलने, जब वो थक जाते हैं, बॉडी टूटता है, जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो भी बाहर निकलते हैं, जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते हैं। तो आप अंदर कुछ भी पेंट अप नहीं रखते हो। सोओगे नहीं, खेलोगे नहीं, इतना सारा स्क्रीन से बोम्बार्डिंग नेगेटिव इंप्रेशंस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट एकेडमिक प्रेशर्स हैं, एग्जामिनेशंस हैं, कैसे हैंडल करेंगे बच्चे? ये होलिस्टिक लाइफ है, आपको सब करना पड़ेगा। और पेरेंट्स फिजिकल नीड्स, जैसे मैंने कहा ना, कपड़े दे देते हैं, खाना खिला देते हैं, पॉकेट मनी दे देते हैं। पॉकेट मनी दे देते हैं। सो दैट इज नॉट सफिशिएंट। यू हैव टू, आपको चारों चीज मॉनिटर करना पड़ेगा। स्क्रीन टाइम, एकेडमिक्स, स्लीप, प्ले आगे इतना आगे वूका जरूरी वर्ल्ड है। में तो ये इससे भी ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल, और भी बढ़ेगा ये चीजें अगर हम ये बहुत सिंपल चीजें हैं। मतलब अनफॉर्चुनेट है कि मैं यहाँ पे बैठ के आपके सामने पेरेंट्स को बोल रही हूँ कि बच्चों को खेलने दें आप। कितना अनफॉर्चुनेट है कि मुझे आज रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि बच्चों को प्लीज खेलने दें आप, स्क्रीन फ्री, स्क्रीन फ्री। ये जो स्कूल में जो ये वायलेंस देखने मिलता है कई बार, इनफैक्ट टीचर या सर का भी, वैसे तो आज के टाइम पे ये कम हो गया है, बट स्टिल जो स्कूल में जो वायलेंस होता है वो कैसे इम्पैक्ट करता है बच्चों के ऊपर, बच्चों की फीलिंग्स पर? सी, इन दिस कंट्री कॉर्पोरल पनिशमेंट जिसको बोलते हैं, मारना पीटना, या साइकोलॉजिकल प्रेशर भी, गाली देना, उसको बाहर खड़ा कर देना, ये सारा नॉट अलाउड। हम पहले लॉ समझ जाएं कि नॉट अलाउड। अगर कोई करते हैं तो गलत करते हैं। यहां तक की है कि इस कंट्री में चाइल्ड राइट्स हैं, बच्चों के राइट्स हैं, इवन पेरेंट्स नहीं मार सकते। सो अगर ये होता है तो गलत होता है, बंद करना चाहिए। बिकॉज वो फिजिकली जब आप बच्चों को मारते हो ना, पता है उनके अंदर एक एंगर आता है कि उनकी सोच ये है कि आप बड़े हो तो मुझे मारते हो ना, मैं जब बड़ा होऊंगा तो देख लूंगा। वो एक नेगेटिव सोच से बड़े होते हैं बच्चे। मारना तो नहीं चाहिए, बट फर्म होना जरूरी है। देखिए अभी क्या हुआ है, पहले एक मीम ऐसा था कि पहले एक थप्पड़ सोल्यूशन था सब चीज का,
बच्चे का ऑरा ठीक हो जाता था, डिप्रेशन ठीक हो जाता था, एंग्जाइटी ठीक हो जाता था, सब कुछ। बच्चा नहीं खाता थप्पड़, एवरीथिंग थप्पड़। अब जब कॉर्पोरल पनिशमेंट्स आ गए ना, तो हमको मारना मना है, आई अंडरस्टैंड, बट हम यहाँ पे थे, मारपीट करते थे, अब यहाँ चले गए, कुछ भी नहीं बोलते हैं बच्चों को, ये भी तो गलत है। एवरीथिंग इज अबाउट बैलेंस। आपको फर्म रहना है, आपको रूल्स बनाना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने हैं, आपको मॉनिटर करने हैं, आपको गाइडेंस देना है, आपको डायरेक्शन देना है, ये सब करना जरूरी है, जो कि नहीं करते हैं। अभी क्या एकदम हार्ड पेरेंटिंग से सॉफ्ट पेरेंटिंग में आ गए हैं। मैं तो बोल रही हूँ कि आप जब तक बैलेंस पेरेंटिंग नहीं करोगे, व्हाट इज द पॉइंट? इसमें जितना नुकसान था इसमें उतना ही नुकसान है सॉफ्ट पेरेंटिंग में। टुडे इज द वर्ल्ड ऑफ सॉफ्ट पेरेंटिंग, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो ये एक बैलेंसिंग हम लोगों को समझाने का ट्राई कर रहे हैं जी। तो इन डीप तो हमने बहुत ट्राई किया, फिर से हो जाए वो रैपिड फायर राउंड, Alright. जैसे कि हम फिर से ये क्वेश्चंस के थ्रू इन्हें ये और समझा सके। जी। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैम, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि वूका वर्ल्ड में कौन सी स्किल सबसे ज्यादा जरूरी होगी? देखो, क्योंकि बहुत फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है, एक्सेप्टेंस, हर चीज को अडेप्ट कर लेना, क्विकली अडेप्ट करना, आई थिंक वो जरूरी होगी। वूका अगर एक मूवी होती तो उसका जोनर क्या होता? वो का अगर एक मूवी होती तो शायद मिस्ट्री, थ्रिलर, एक कॉमेडी भी हो जाती सब प्लॉट में। राइट। अब वूका वर्कस्पेस की फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या होगी? मेरे हिसाब से तो फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे एक्सेप्टेंस, अडेप्टेशन, फ्लेक्सिबिलिटी। योगा मैट में योगा करना शुरू कर दे सब लोग, फ्लेक्सिबिलिटी जरूरत है। मतलब जरूरी होगा तुरंत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्टार्ट कर देना। हाँ, तो जितना योगा करोगे उतना बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगा, माइंड भी फ्लेक्सिबल रहेगा। ओके, वूका वर्ल्ड में ऐसा क्या होगा जो आज भी होगा, आज भी है? मतलब हम बात तो फ्यूचर की कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी की कर रहे हैं, लेकिन आज जो है वो वूका वर्ल्ड में भी होगा। देखिए, हमेशा जो हमारी जरूरत है, जो हम यूज कम करते हैं, वो है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस हमेशा फैशन में रहती है, बहुत कम यूज पहले भी होता था, है, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। वूका चली जाएगी, बट कॉमन सेंस की जरूरत हमेशा रहेगी। तो एक वर्ड में अगर हम इस वूका वर्ल्ड को डिस्क्राइब करना चाहें तो वो क्या होगा? ऑल इन वन वर्ड। जैसे टीनेजर्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं ना, उनकी मूड्स कैसे होते हैं? हाँ। टीनेजर्स कभी खुश, कभी गम। टीनेजर्स की मूड जैसे अनप्रेडिक्टेबल है, मूड स्विंग्स। वूका का वही वर्ड है, मूड स्विंग। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आई होप कि ये इस रैपिड फायर राउंड से भी काफी कुछ लोगों को समझ में आएगा। तो अब हमारा ये समय यहाँ पे खत्म हो रहा है। इस वूका वर्ल्ड को बहुत ही इन डीप और इन शॉर्ट हमने लोगों को और पेरेंट्स को समझाने का ट्राई किया है। आपने काफी अच्छे से लोगों को समझाने का ट्राई किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। તો આજે આપણે મોડર્ન પેરેન્ટિંગની સાથે આ સબ્જેક્ટ તો આપણો છે જ, પણ એની સાથે સાથે ઇન ફ્યુચર હજી પણ બધું શું શીખવાની જરૂર છે, વિચ ઇઝ કોલ્ડ વૂકા વર્લ્ડ, એના વિશે આપણે સમજ્યું પણ છે અને તેની સાથે સાથે ક્યાંક ને ક્યાંક એને ઇન ડીપ સમજવાનો પ્રયાસ કર્યો છે અને આપણે સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. અત્યારે સમય અહીંયા સમાપ્ત થાય છે. ફરીથી મળીશું, આવા જ વિષયો પર ચર્ચા કરીશું, આપને સમજાવવાનો પ્રયાસ કરીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.